टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्लीप। स्लीप की डेफिनेशन क्या होगी? ये वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट है जिसमें किसी बंदे को हम जगा सकते हैं, अराउज करवा सकते हैं किसी सेंसरी स्टिमुलस की वजह से। तो द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच अ पर्सन कैन बी अराउज्ड बाय सेंसरी स्टिमुलाई इज कॉल्ड स्लीप। स्लीप को कोमा से इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि कोमा में अनकॉन्शियसनेस होती है, स्लीप में भी होती है, लेकिन कोमा में किसी बंदे को उठा नहीं सकते सेंसरी स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद, लेकिन स्लीप में अगर सेंसरी स्टिमुलस अप्लाई करे तो उस बंदे को जगा सकते हैं। आगे देख लेते हैं स्लीप की बेसिक थ्योरी क्या है। स्लीप की थ्योरी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने दो तरह की थ्योरी पेश की, एक अर्ली थ्योरी, दूसरी मॉडर्न थ्योरी। अर्ली थ्योरी जो पहले आई होगी, मॉडर्न थ्योरी जो बाद में आई होगी। अर्ली थ्योरी के मुताबिक जो स्लीप का जो प्रोसेस होता है वो पैसिव होता है। पैसिव का मतलब जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो मिड ब्रेन में और अपर पोन्स के रेटिकुलर फॉर्मेशन में होता है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दिन के वक्त काम करते 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 थक जाता है। जब इसकी फटीग हो जाएगी तो फिर इसकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी साइनेप्स की या फिर किसी भी सिस्टम की फटीग होती है तो वो मजीद डिस्चार्ज करना छोड़ देता है। तो फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो अपर पोन्स और मिड ब्रेन के अंदर था उसकी वर्किंग डे में फटीग हुई। फटीग हो जाने की वजह से उसकी इनएक्टिवेशन होगी। जब उसकी इनएक्टिवेशन होगी तब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की भी इनएक्टिवेशन होगी, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ही एक्टिवेट करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनएक्टिवेट हो गया तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन की एक्टिविटी भी डिप्रेस हो जाएगी, इससे स्लीप हो जाएगी। तो पहला था पैसिव प्रोसेस और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के डिप्रेशन की वजह से हुआ। दूसरा है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक जो स्लीप है वो एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस है। एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस, एक्टिव का मतलब किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर की वजह से होगा। वो कौन से सेंटर्स होंगे? उनको बोलेंगे स्लीप प्रमोटिंग सेंटर इन ब्रेन। तो वो कौन से 3 न्यूरोनल सेंटर है जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए? पहला है न्यूक्लियस रैफी-मैगरस जो लोअर पोन्स और अपर मेडुला में होगा। ये प्रोड्यूस करेगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी की वजह से स्लीप होती है। दूसरा होगा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरीज, ये मेडुला और पोन्स में होगा। न्यूक्लियस रैफी-मैगरस लोअर पोन्स और अपर मेडुला में थे, जबकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मिड ब्रेन और अपर पोन्स में था। तीसरा है मीडियल रोस्ट्रल सुप्राकियास्मल एरिया इन हाइपोथैलेमस प्लस डिफ्यूज न्यूक्लियस इन थैलेमस। तो ये 3 एरिया को आपने रट्टा मारना है। पहला है न्यूक्लियस एफिमैग्नस, दूसरा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरीज और दूसरा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरीज, तीसरा होगा मीडियल रोस्ट्रल सुप्राकियास्मल एरिया इन हाइपोथैलेमस। अब वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो स्लीप प्रमोट करते हैं? पहला है सेरोटोनिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो स्लीप कॉज करवाएगा। दूसरा है मीरामाइल पेप्टाइड, तीसरा है नैनोपेप्टाइड। इस नैनोपेप्टाइड का अभी तक नाम नहीं पता चला, लेकिन इसकी नेचर 9 अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी इसका स्ट्रक्चर 9 अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो उसको हम सिंपल बोल देंगे नोनापेप्टाइड या फिर नैनोपेप्टाइड। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में जो स्लीप का कॉज बनते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्लीप का एक सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस में भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? मीडियल रोस्ट्रल सुप्राकियास्मल एरिया। अब इस हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स या इस हाइपोथैलेमिक सेंटर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं ओरेक्सिन्स या हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन। सॉरी, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ये पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं ओरेक्सिन या हाइपोक्रेटिन। ये ओरेक्सिन या हाइपोक्रेटिन ये क्या करता है? ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को एक्साइट करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जहाँ पर ओरेक्सिन रिसेप्टर होगा। अब जो ओरेक्सिन न्यूरॉन है इनकी फायरिंग एक्टिविटी वेकिंग स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब स्लो वेव या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आती है तब यहाँ पर इनकी फायरिंग स्टॉप हो जाती है। जब इनकी फायरिंग स्टॉप हो जाती है तब एक कंडीशन कॉज होती है, उसको बोलते हैं स्लीप। और स्लीप स्लो वेव भी हो सकती है या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी हो सकती है। अब इसका फंक्शन क्या है ओरेक्सिन न्यूरॉन का? ओरेक्सिन न्यूरॉन चूंकि डे टाइम में वेकिंग स्टेट में डिस्चार्ज करते हैं तो इनका फंक्शन होता है मेंटेन वेकफुलनेस, और जब इनकी डिस्चार्ज खत्म हो जाएगी वो रात में होती है, जिसकी वजह से स्लीप प्रमोट होगी। और ये नॉर्मल डेली साइकिल को कंट्रोल करते हैं स्लीप में और वेकफुलनेस में। तो ये था ओरेक्सिन न्यूरॉन्स का फंक्शन। अब स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? स्लीप की पहली इंपॉर्टेंस तो ये कि न्यूरॉन्स की मैच्योरेशन होती है वो इसी की वजह से होती है। आपने सुना होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन है वो रात के वक्त ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की नेट ग्रोथ रात के वक्त होती है। दूसरा, लर्निंग और मेमोरी की फैसिलिटेशन भी रात को होती है। सारी सारी प्रोसेसिंग मेमोरी की रात को होती है। तीसरा, कॉग्निशन, ये भी रात को होती है। इसके साथ क्लियरेंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाय न्यूरोनल एक्टिविटी, क्योंकि रात के वक्त कोई न्यूरॉन इतना ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करे तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट उनको क्लियर करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा। पांचवा, कंजर्वेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। छठा, मेटाबॉलिक कैलोरिक बैलेंस। सातवां, थर्मल इक्विलिब्रियम।
और 8वां इम्यून कॉम्पिटेंस। तो इसके स्लीप के 8 फंक्शन होते हैं, यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंस है। पहला न्यूरॉन की मैच्योरेशन, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, तीसरा कॉग्निशन, चौथा क्लियरेंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोनल एक्टिविटी इन अवेक ब्रेन, पांचवा कंजर्वेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, छठा मेटाबॉलिक कैलोरिक बैलेंस, सातवां थर्मल इक्विलिब्रियम, आठवां इम्यून कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आरईएम स्लीप और स्लो वेव स्लीप। आरईएम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टेक्निक यूज की गई जिसको कहते हैं ओक्यूलोग्राफी। ओक्यूलोग्राफी ने यह बताया, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी, उसने यह बताया कि जो आई मसल्स एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की एक्टिविटी इस स्लीप के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनदर स्टेज ऑफ स्लीप, जिसको बोलते हैं स्लो वेव स्लीप, जिसकी वजह से उसको आरईएम बोलते हैं। दूसरा, इसको डी सिंक्रोनाइज स्लीप भी बोलते हैं। डी सिंक्रोनाइज का मतलब यहाँ पे कोई आपको रिदम नहीं देखने को मिलता, इनरेगुलर रिदम देखने को मिलता है। तीसरा, इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। पैराडॉक्सिकल स्लीप, हमें तो ये पता था कि स्लीप के अंदर ब्रेन की एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है या फिर काफ़ी डिप्रेस होती है, लेकिन इस स्लीप के अंदर आरईएम स्लीप के अंदर ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अवेक स्टेट में होती है। जैसे बंदा जागते हुए, जिस तरह जागते हुए इसकी एक्टिविटी होती है, उसी तरह इस आरईएम स्लीप में भी ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल रिजेंबल करती है अवेक कंडीशन को, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। जबकि स्लो वेव स्लीप इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स होगी उनकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली स्लो होगी, और यहाँ पर इसको नॉन आरईएम क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट यहाँ पे नहीं होती। इसको सिंक्रोनस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेगुलर रिदम देखने को मिलता है। अब हम डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस होगा आरईएम स्लीप और नॉन आरईएम स्लीप का, वो होगा इनके स्लीप टाइम का ड्यूरेशन। कि आरईएम स्लीप टोटल स्लीप का कितना टाइम लेती है, नॉन आरईएम स्लीप कितना ड्यूरेशन लेती है। तो ज़्यादा जो ड्यूरेशन लेती है वो स्लो वेव स्लीप, क्योंकि ये आरामदाह स्लीप होती है, ये बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली नींद होती है। तो ये आरामदाह नींद रिलेटिवली 75% होती है, जबकि बेचैनी वाली नींद 25% होती है। नेचर कि ये रेस्टफुल नहीं होती, ये रेस्टफुल स्लीप होती है। वही मैंने आपको बताया था कि ये बेचैनी वाली नींद है और ये ख्वाबीदा या आरामदाह नींद है। तीसरा अकरेंस के कितने ड्यूरेशन के बाद ये प्रेजेंट करती है। जो नॉन आरईएम स्लीप है वो हर 90 मिनट के बाद रिपीट होती है, हर 90 मिनट के बाद, और इसका ये ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे सुबह होती रहती है, जैसे उसका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है आरईएम स्लीप की। स्लो वेव स्लीप ये फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस होती है पहले घंटे में। जैसे ही थके हारे बंदा जब सोता है तो उसको जो पहले घंटे में जो अच्छी नींद आती है वो यही स्लो वेव स्लीप होती है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जबकि आरईएम स्लीप के कोई 4 स्टेजेस नहीं होते। ड्रीम्स कैसे होते हैं? आरईएम स्लीप में जो ड्रीम्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्गर होती हैं, मोर विजुअल होते हैं, मोर इमोशनल होते हैं। तो ड्रीम्स लॉन्गर, मोर विजुअल, मोर इमोशनल। स्लो वेव स्लीप पे नाइट में आते हैं, लेकिन वो नाइट में या ड्रीम्स शॉर्ट होते हैं, उसमें विजुअल इन्फॉर्मेशन भी कम होती है और लेस इमोशनल। इसमें विजुअल इन्फॉर्मेशन और इमोशनल कंटेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी अभी भी इंक्रीज है, ब्रेन अभी भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ब्रेन अभी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से विजुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रेन एक्टिव है तो इसको इस जो ड्रीम होते हैं उनको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन जो स्लो वेव स्लीप में जो ड्रीम आते हैं उनको हम याद नहीं रख सकते। पैटर्न वेव, यहाँ पे जो वेव्स होती हैं इनका पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे जो वेव्स होती है उनका एम्पलीट्यूड तो कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो फिर इस डायग्राम में देखिएगा, अगर अलर्ट बंदा अलर्ट स्टेट में है, अलर्ट वेकफुलनेस, तो फिर जो वेव्स हमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी से देखने को मिलती है वो है बीटा वेव्स। और यहाँ पे देखिएगा अगर आरईएम स्लीप है तब भी बीटा वेव्स। जब अलर्ट वेकफुलनेस था, जब ब्रेन बिल्कुल एक्टिव स्टेट में था तब भी बीटा थी, जब आरईएम स्लीप था तब भी बीटा थी। मतलब स्लीप भी हो रही है लेकिन ब्रेन की एक्टिविटी डिप्रेस नहीं हुई, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। तो अगर अलर्ट वेकफुलनेस है तो बीटा वेव। अगर क्वाइट वेकफुलनेस, क्वाइट का मतलब होता है कि बंदा कोई सेलिब्रेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई चीज़ नहीं सोच रहा, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है एक्टिव, तो जो वेव हमें देखने को मिलेगी अल्फा। लेकिन अगर किसी ने अगर अपनी थिंकिंग प्रोसेस डाइवर्ट कर दिया या फिर सोचना स्टार्ट कर दिया या फिर फोकस कर लिया किसी चीज़ के ऊपर, तो हमें जो वेव देखने को मिलती है बीटा वेव। इसके बाद हम जो 4 स्टेजेस आ जाती है किसकी, स्लो वेव स्लीप की। स्टेज 1 स्लीप, स्टेज 2, स्टेज 3 स्लीप थीटा पर, स्टेज 4 वाली डेल्टा पर। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पर। तो आरईएम स्लीप में लो एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी की हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्लो वेव स्लीप में हाई एम्पलीट्यूड की लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सातवां,
आई मूवमेंट, जिसकी वजह से इसको रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, उसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी इसमें हमें ज़्यादा शो कराती है, इसमें इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी नहीं मिलती। ब्रेन मेटाबॉलिज्म, चूंकि इसकी वेव्स बिल्कुल वही देखने को मिलती है जो अलर्ट स्टेट में देखने को मिलती थी, बीटा वेव, तो फिर यहाँ पे ब्रेन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा क्योंकि ब्रेन एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ब्रेन इनएक्टिव है और इंडिविजुअल फुली रेस्ट स्टेट में है। फिर नेचर ऑफ वेव, यहाँ पे आपको डिसिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई रिदम नहीं देखने को मिलता, लेकिन स्लो वेव स्लीप में कोई सिंक्रोनाइजेशन होती है। यहाँ पे पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, आपको बताया था स्टेज 1 में लो वोल्टेज स्पिंडल देखने को मिलते थे, स्टेज 2 स्टेज 3 में थीटा वेव और स्टेज 4 में डेल्टा वेव्स, जैसे आपको यहाँ से दिखाया था। तो यहाँ पे एक आपको प्रॉपर रिदम देखने को मिलता है, पहले लो वोल्टेज थीटा वेव्स, देन कम्स डेल्टा वेव्स। अब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये 25% ऑफ स्लीप का करती है। हाँ यार 25 था, मैंने 35 बोला था, तो 25% ऑफ स्लीप है और ये हर 90 मिनट के बाद रिपीट होती है। यहाँ पे आपको ड्रीम वेविड देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के देखने को मिलते हैं। इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी रिजेंबल करती है अवेक अराउज स्टेट को। यहाँ पे बीटा वेव आना था, बीटा वेव को रिजेंबल करती है, ना अल्फा वेव को नहीं। और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड होता है फॉर अराउजल वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी इसको उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत चाहिए, ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन चाहिए। इस स्लीप में इरेगुलर बॉडी मूवमेंट होती है, मसल टोन कम होगी, हार्ट रेट रिस्पायरेटरी रेट भी कम हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं लार्ज फेजिक पोटेंशियल या फिर इसको बोलते हैं पेंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल स्पाइक। क्या बोलते हैं? पेंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल स्पाइक। जेनिकुलो का मतलब भी कहाँ से आएगा? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से, और ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ पे जाती है? ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर यही रीजन बता रहा है कि या इसको रैपिड आई मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं लार्ज फेजिक पोटेंशियल या फिर पेंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल स्पाइक्स। ये होता क्या है कि पॉन्स के अंदर स्पेशलाइज्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो पास करते हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में, वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के पास जाती है। इस तरह ये प्रोसेस होगा। और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको पीईटी भी बोलते हैं, इसके मुताबिक जो आरईएम स्लीप है इसमें कुछ एरियाज की एक्टिवेशन ज़्यादा होती है और कुछ एरिया की एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। वो कौन सी एरिया है जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है? पोंटाइन एरिया, अभी बात हुई ऊपर, एमेक्टेला, एंटीरियर सिंगुलेट गायरस और वीडियो एसोसिएशन एरिया जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की बात कर रहा था। बाकी ये तो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इमोशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इन दोनों की वजह से क्या होगा? इमोशनल एक्सपीरियंस पोंटाइन एरिया किसको सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन? लैटरल जेनिकुलर बॉडी को, लैटरल जेनिकुलर बॉडी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के एसोसिएशन एरिया। और यहाँ पे मैं विजुअल सीन, तो अगर कोई आपसे पूछे विजुअल सीन क्यों आते हैं, क्योंकि पोंटाइन एरिया और एसोसिएशन विजुअल एरिया एक्टिवेट है। और इमोशनल सीन ज़्यादा क्यों मिलते हैं आरईएम में? क्योंकि एमेग्डाला और एंटीरियर सिंगुलेट गायरस ये एक्टिव होते हैं। किन किन एरिया की एक्टिवेशन डिप्रेस होती है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, पैराइटल कॉर्टेक्स की और विजुअल कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन एरिया की ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की डिप्रेस होती है। अब लास्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लीप स्टेजेस, कि स्लीप की स्टेजेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे ही जो इंडिविजुअल सोता है यानी स्लीप कंडीशन में जाता है, तो सबसे पहले जो होती है स्लो वेव होती है। स्लो वेव की भी स्टेज 1, इस स्टेज 1 में लो वोल्टेज में वोल्टेज कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी पैटर्न मिक्स होगा, और इसको बोलेंगे हम थीटा पैटर्न। क्या बोलेंगे उसको? थीटा पैटर्न। फिर स्टेज 2 आती है, यहाँ पर आपको साइनोसॉइडल वेव्स या स्लीप स्पिंडल्स देखने को मिलती है, इसके साथ हाई वोल्टेज बाईफेजिक वेव, उसको बोलते हैं के कॉम्प्लेक्स। तो दो चीज़ें देखने को मिलेगी, साइनोसॉइडल वेव्स और हाई वोल्टेज बाईफेजिक वेव्स। इसके बाद आती है स्टेज 3 जिसमें हाई एम्पलीट्यूड होगा, उसको बोलेंगे डेल्टा। स्टेज 4 में भी हाई एम्पलीट्यूड होगा, उसको भी बोलेंगे डेल्टा। और इन दोनों कंडीशन के अंदर जो इंडिविजुअल है वो उसको 70 से लेकर 100 मिनट चाहिए होगा स्लीप से उठने के लिए। और आपको बताया था कि आरईएम स्लीप इनके दरमियान में ही होती है, यानी हर 90 मिनट के बाद आपस में वो आरईएम रिपीट होती है, दोबारा आ जाती है। जैसे जैसे रात गुजरती रहती है, दिन आता रहता है करीब, तो फिर स्लीप लाइटन होती रहती है, आरईएम बढ़ती रहती है, स्टेज 3 स्टेज 4 कम होती रहती है। फिर एक वक्त आ जाएगा कि बंदा उठ सकता है सेंसरी स्टिमुलस से। अगर आप इस डायग्राम में देखिएगा, तो इस डायग्राम में आपको आरईएम स्लीप देखिएगा, आरईएम स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आरईएम स्लीप का ड्यूरेशन देखिएगा, ये और बढ़ गया,
जैसे जैसे रात गुजरती गई और दिन करीब आता गया तो फिर आरईएम स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ता गया। स्टेज 3 स्टेज 4 डिप्रेस होती गई। ये स्टेज 3 ये स्टेज 4 ये आपको खत्म होगी, यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अभी हमने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की वेव्स को देखना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वेव्स को कवर कर लेंगे और ये देखेंगे कौन सी स्टेज में कौन सी वेव हमें देखने को मिलती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।